हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं मिस शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीए फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है। और ज्योग्राफी में हम बात करेंगे दोस्तों आर्थिक भूगोल के विकास के बारे में, यानी आर्थिक भूगोल का जो विकास हुआ वो किस तरीके से हुआ उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और चर्चा के विषय में रहेगा इसमें कि ये कितने काल में डिवाइड हुए हैं, प्रारंभिक क्या काल है, अंतर विश्व युद्ध काल है, द्वितीय विश्व युद्ध काल है। इस तरीके से जितने भी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आए थे उनके बीच में क्या सारी चीज़ें थे वही आपको यहाँ पे हम बताएंगे। और प्रश्न भी आपका यही है दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए हैं तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आपका जो प्रश्न है वो है आर्थिक भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें हमने आपको कई तरीके के प्रश्न आपको भूगोल की ज्योग्राफी में बीए फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिनका जी फोर्थ सेमेस्टर यानी कि चतुर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राएँ हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है क्योंकि पेपर नज़दीक आने वाला है और आप लोगों की जो तैयारी है वो थोड़ा स्लो चल रही है। तो आप लोगों को ऐसी कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए कि हमारी तैयारी स्लो है। तो हम आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न रिवीजन करने के लिए, आपको समझाने के लिए आपके बीच में उपस्थित होते रहते हैं। चलिए छोड़िए इस बातें तो पुरानी है दोस्तों, हम टॉपिक पे चलते हैं कि हमें पढ़ना क्या है और सबसे मोस्ट आपका टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक भूगोल के विकास का वर्णन कीजिए। अब आर्थिक भूगोल का मतलब क्या है दोस्तों? आर्थिक भूगोल का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी व्यवस्थाएं हमारी आर्थिक रूप से कमी में आए, यानी जो हमारे भौतिक यानी कि भूगोल की जितने भी व्यवस्थाएं हमारी हैं आर्थिक रूप से निम्न रूप में पाई जाती हैं, वही हमारी आर्थिक भूगोल है। अब जो आर्थिक समस्याएं बनी रहती थी भूगोल में हमारे, वो किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट किया गया है वही यहाँ पे आपको हम बताएंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा कि आर्थिक भूगोल एक प्रगतिशील विषय है। जो आर्थिक भूगोल है वो एक प्रगतिशील विषय है, अतः इसका वास्तविक स्वरूप समझने के लिए इसे विकास क्रम का ज्ञान अनिवार्य है। इसके वर्तमान स्वरूप का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि जो इसका वर्तमान स्वरूप जो हुआ वो 20वीं शताब्दी में हुआ। हालांकि इसके स्वतंत्र रूप का आभास 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में होने लगा था। यानी कि अगर इसकी जो पूर्ण रूप से हमें दिखाई देने की आभास जो हुआ वो 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, यानी 19वीं से 20वीं शताब्दी के अंतर्गत में हमारा पूर्ण रूप से विकास इसका आभास होने लगा कि हमारा अब जो देश है वो आर्थिक भूगोल की दृष्टि से विकास की तरफ हम हालांकि निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, परंतु इसका पूर्ण विकास मध्य युद्ध काल में हुआ। जो मध्य युद्ध काल हुआ उसमें ये पूर्ण रूप से विकास हुआ और वर्तमान रूप उससे भी अधिक परिष्कृत हो चुका था। इस प्रकार अध्ययन की सुविधा के लिए आर्थिक भूगोल के क्रमिक विकास के 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल किस तरीके से था, ये किस प्रकार से चला और कितने दिनों तक चला, तो ये होता है प्रारंभिक काल। सेकंड टॉपिक आता है आपका दोस्तों अंतर विश्व युद्ध काल। अंतर विश्व युद्ध काल कब तक चला और इसके अंदर क्या हमारी समस्याएं थी, इसके अंदर क्या हमारे विकास थे, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। थर्ड नंबर है आपका द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल। अब द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में भी इसमें आपको उससे भी थोड़ा अव्वल क्वालिटी का जो आर्थिक विकास हुआ उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रारंभिक काल, हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रारंभिक काल। अब प्रारंभिक काल में आपको लिखना होता है कि आर्थिक भूगोल का उद्भव, जब आर्थिक विकास का उद्भव एक मानवीय क्रियाओं के साथ ही हो चुका था। यानी कि जो आर्थिक भूगोल है उसका जो उद्भव का मतलब होता है स्टार्ट, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको स्टार्ट, यानी कि उस समय उत्पन्न हुआ। ये मानवीय क्रियाओं के साथ ही हो चुका था, परंतु इसका पूर्ण स्वतंत्र रूप जो है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रकाश में आया और सन 1862 ईस्वी में एंड्री नामक विद्वान की ज्योग्राफी डीज बेल्थलैंड यानी कि बेल्थैंडलेस नामक पुस्तक
प्रकाशित हुई। यह जियोग्राफी डीएस बेल्थेंड नामक पुस्तक यानी कि पुस्तक प्रकाशित हुई, और यह पुस्तक है जो वाणिज्य भूगोल की पुस्तक थी। वाणिज्य भूगोल की बात करें तो हम इसमें हमारी जो है वो किसके अंतर्गत है, ये हमारे अंकगणितीय सिस्टम के अनुसार पे आता है। परंतु वास्तव में यही आर्थिक भूगोल का प्रारंभ माना जाता है, और जो हमारा वाणिज्य भूगोल यानी कि वाणिज्य भूगोल जो था वो हमारा आर्थिक भूगोल का प्रारंभ माना जाता है। और 1882 ईस्वी में, सन 1882 ईस्वी में जर्मनी के गोट्ज ने, जर्मनी के गोट्ज महोदय जी ने आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से अलग कर दिया, जिसका मुख्य आधार 7 उनकी निम्न परिभाषा थी। कौन कौन सी इनकी जो मुख्य परिभाषा थी वो कौन सी थी, इसमें इन्होंने बताया अपनी जो यानी गोट्ज महोदय जी की जो परिभाषा है, इसमें लिखा है कि आर्थिक भूगोल में संसार के विभिन्न भागों की आर्थिक भूगोल में संसार के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब इनका है कि जिनका जो है वो वस्तुओं के उत्पादन पर साक्षात प्रभाव पड़े, उसी को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। यानी संसार के विभिन्न भागों यानी कि अलग अलग भागों में विशेषताओं का विवेचन भी वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। गोट्ज जी ने इस विषय को एक नई दिशा प्रदान की है। उनके अनुसार आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मात्र व्यापारिक आंकड़ों का संकलन ही नहीं, अपितु विभिन्न भागों की विशेषताओं का अध्ययन है। तो इनका जो गोट्ज जी का था, ये इनका जो अध्ययन करने का जो टॉपिक था वो व्यापारिक आंकड़ों का बिल्कुल उस पर संकेत नहीं था। ये यानी कि उनके जो विभिन्न भाग थे उसको इन्होंने उनको मुख्य रूप से विशेषताएं दिया है। सेकंड नंबर आता है अंतर विश्व युद्ध काल। अब अंतर विश्व युद्ध काल में आपका क्या है दोस्तों, अभी तक हमने आपको प्रारंभिक काल में बताया था, अब आता है अंतर विश्व युद्ध काल। इसमें आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के समय इस विषय का अत्यधिक विकास हुआ, क्योंकि जापान तथा जर्मनी इत्यादि देश अपने औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऐसे स्थानों पर अधिकार करना चाहते थे जहां से उन्हें पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त हो सके। तो ये थी जापान की और जर्मनी की सबसे प्रभावित यानी कि प्रभुत्व चालाकी, जिसे कहते हैं प्रभुत्व चालाकी। तो ये यहाँ पे इन्होंने अपना सिस्टम बनाया, और इसी वजह से जो अंतर विश्व युद्ध काल हो ये इसी का मुख्य जड़ माना जाता है। अब दूसरी ओर क्या है कि दूसरी ओर वह देश जिन्होंने पहले से इन देशों पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा था और इन देशों के प्रयास को विफल करने में जुटे थे, वो पहले से यानी कि जो अन्य देश थे जापान और जर्मनी को छोड़कर जो अन्य देश थे वो पहले से ही कब्जा करके बैठे हैं, और जब वो पहले से ही कब्जा करके बैठे तो उनको छुड़ाने के लिए वो अपना अधिक यानी कि उन्होंने अपना जो प्रयास है वो विफल करने के लिए जुटे पड़े पहले से ही खड़े हैं। और इस काल में आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल एक दूसरे से अलग अलग हो गए, यानी कि यहीं से जो वाणिज्य भूगोल हुआ और आर्थिक भूगोल हुआ, यहीं से इन दोनों की जो विभिन्न हुई यानी कि डिफरेंशियल आई वो यहीं से हो गया। सन 1950 ईस्वी के उपरांत आर्थिक भूगोल का विकास हुआ, और वास्तव में इसका जो वर्तमान स्वरूप जो हमें दिखाई देता है वह इसी समय की देन है। और इस समय उत्पादन तथा उस पर पड़ने वाले प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभावों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन तथा उनकी उत्पादन क्षमता की विवेचन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने लगा। नहीं तो क्या होता था, आकलन खुद ही कर लेते थे, और जब ये सारी चीज़ें आई तो ये वैज्ञानिक आकलन स्टार्ट भी किया गया, और प्राकृतिक तथा मानवीय सभी तत्वों की महत्ता को स्वीकार किया जाने लगा। ये था आपका द्वितीय यानी अंतर विश्व युद्ध काल। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक थर्ड नंबर, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल। इसमें क्या था और क्या प्रभाव पड़ा, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक काल हमने आपको बता दिया, इसमें किस तरीके की सारी चीज़ें थीं, और आता है फिर अंतर विश्व युद्ध। उसके बाद में प्रारंभिक काल जैसे जैसे आपका बीतता जाता है वैसे वैसे हम अंतर विश्व युद्ध काल में आते हैं। फिर आपका अंतर विश्व युद्ध काल चलता है, उसमें आर्थिक भूगोल और
और उसका आपका आता है वाणिज्यिक भूगोल, डिफरेंट यानी अलग अलग कैसे हुए, वो कैसे बंटवारा हुआ उनका, वो वहाँ पे आपको दर्शाया गया। अब आता है आपका द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल। इसमें क्या बताया गया दोस्तों, इसमें हम आपको यहाँ पे बताएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम लोग आपके प्रति आपके बीच में उपस्थित होते हैं और आपका एक मनोबल जो है वो आपको मिलता रहता है। अब आता है इसमें द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में कि यह बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि एक लंबे समय तक विद्वान आर्थिक भूगोल को मानव तथा प्राकृतिक के अंतर संबंध का विज्ञान मानते रहे हैं। यानी इनको जो माना गया है, इनको जो लंबे समय तक जो विद्वान थे वो आर्थिक भूगोल को मानव तथा प्राकृतिक के अंतर संबंध का विज्ञान मानते रहे। जो द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल के समय था, जो आर्थिक भूगोल था उस समय का, जो वैज्ञानिक थे यानी आर्थिक भूगोल को उन्होंने मानव यानी कि मनुष्य का रूप दिया और प्रकृति के अंतर संबंध, प्रकृति का मतलब होता है जो प्रकृति का गुण होता है उनके अंदर स्थापित, यानी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ये द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल की मुख्य टॉपिक थी। फिर आता है युद्धोत्तर काल में आर्थिक भूगोल को इस विषय वस्तु को लेकर अनेकानेक आलोचनाएं होने लगीं और कुछ विद्वान तो इसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट अनुभव करने लगी। यानी इसमें जो हिचकिचाहट थी वो अनुभव इन्होंने अपना करना स्टार्ट कर दिया। यानी जो कुछ विद्वान जो थे वो स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकार करने की कोशिश किए, लेकिन इनको जो हिचकिचाहट थी उनका अनुभव बिल्कुल उसमें अनुभव करने लग गए, क्योंकि वनस्पति शास्त्र तथा प्राणी शास्त्र जो आपका आता है, वनस्पति शास्त्र जिसे कहते हैं आप लोग बॉटनी, आप लोग अगर पढ़ते हैं, अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको बॉटनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। उसका फिर आता है प्राणी शास्त्र। इन शास्त्रों में से किसी न किसी रूप से प्राकृतिक परिस्थितियों के प्रभाव को दर्शाने का ही प्रयास किया जाता है। और 1925 में कार्ल शावर नामक भूगोलवेत्ता ने क्षेत्रीय विषमताओं के अध्ययन को आर्थिक भूगोल की मूल विषय वस्तु घोषित करके इसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करने का प्रयास किया। और इस अवधारणा की जो विशेष मान्यता थी वो सन 1939 ईस्वी में हार्टसोन नामक विद्वान के समर्थन के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई। यानी हार्टसोन महोदय जी के समय में इन्होंने 1939 में अपना समर्थन जो है वो यहाँ पे अपना झोंक दिया। और इस धारणा को ध्यान में रखते हुए R.E. मर्फी महोदय जी ने परिभाषा दिया है। तो मर्फी महोदय जी के अनुसार जो बताई गई है परिभाषा वो किस तरीके से है वो यहाँ पे हमें आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसमें इन्होंने लिखा है मर्फी जी ने कि आर्थिक भूगोल मनुष्य के जीविकोपार्जन का मतलब है यानी कि जीविका से अर्जन, यानी कि जीव से अर्जन, जिससे हमारी जीविका को अर्जित करते हैं, जीविका अर्जित करना के ढंगों से अनेक स्थानों पर मिलने वाली समानताओं तथा विषमताओं का अध्ययन करता है। यानी कि जो आर्थिक भूगोल के मनुष्य थे वो अपनी जो जीविका यानी कि जीवन भूमिका चलाते थे। जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीवन भूमिका का अर्जन करना, यानी कि अर्जित करना। इसको अपने ढंग से यानी अनेक स्थानों पर मिलने वाली समानताओं तथा विषमताओं का अध्ययन किया गया। इसके उपरांत जॉन नामक एक अन्य विद्वान ने भी अपनी परिभाषा का भी समर्थन किया है। तो ये था मर्फी महोदय जी के अनुसार, और जॉन महोदय जी के अनुसार क्या परिभाषा बताई गई है वो आपको हम अब इनके अनुसार आर्थिक भूगोल जो है आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसायों का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल जो है वो उत्पादक व्यवसाय, यानी कि इनके अनुसार बताया गया है जॉन महोदय जी के अनुसार जो आर्थिक भूगोल के बारे में बताया गया है वो उन्होंने बताया है कि जो आर्थिक भूगोल है वो उत्पादक व्यवसाय का अध्ययन करता है और कुछ प्रदेश विशेष क्यों अनेकानेक वस्तुओं के उत्पादन तथा व्यापार में अग्रगण्य है तथा अन्य देश उपभोग तथा आयात के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात की विवेचना करते हैं कि क्षेत्रीय विषमताओं यानी कि विषमताओं का अध्ययन करने के परिणाम स्वरूप
आर्थिक भूगोल भिन्न भिन्न क्षेत्रों की समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन करता रहा, परंतु भूगोलवेत्ताओं ने इस बात पर केवल असमानताओं के अध्ययन का आरोप लगाया और इस विषमताओं का अध्ययन बताने वाले हार्टशॉर्न नामक विद्वान ने स्वयं इसे संशोधन किया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में विश्व ने तेजी से आर्थिक प्रगति की। आर्थिक जो अर्थ भूगोल था उसको इन्होंने तेजी से आगे की ओर बढ़े और परिवहन के अत्याधुनिक साधन का विकास भी हुआ और उत्पादन की तकनीकी में भी प्रगति हुई। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े नगरों की जनसंख्या भी में अत्यधिक वृद्धि हुई और इस प्रकार के आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण, औद्योगिक तथा आर्थिक विकास के कारण बहुत सी जटिल समस्याओं का आविर्भाव हुआ और इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विषयों की विषय वस्तु में अधिक व्यापकता आई और इस प्रकार आर्थिक भूगोल में भी व्यापकता आई तथा आर्थिक भूगोल ने अपने इस आधुनिक स्वरूप को प्राप्त किया। तो इस तरीके से आपको हमने आर्थिक भूगोल के बारे में यहाँ पे बताया कि आर्थिक भूगोल किस तरीके से आपको भूगोल में फ़ायदेमंद रहा, यानी कि किस तरीके से इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार आर्थिक भूगोल को क्रमिक विकास को बढ़ाया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और जो प्रश्न था आर्थिक भूगोल के विकास का वर्णन के बारे में, यानी कि आर्थिक भूगोल का विकास का वर्णन किस तरीके से था। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ और अंततः आप लोग के बीच में हर वीडियो के साथ उपस्थित होते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को ज़रूर वीडियो को शेयर करते रहिए। तो अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।